वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं सिद्धार्थ राव, गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़ से। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज़। हम ये देखेंगे कि आखिर राजनीतिक दल क्या हैं और ऐसा क्या कारण है कि राजनीतिक दल हर एक शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं, और साथ ही राजनीतिक दल आखिर हम किस समूह को या संगठन को हम राजनीतिक दल कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक दल या संगठन राजनीतिक दल नहीं हो सकता। तो इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। हम ये देखते हैं कि बहुत से आधारों पर राजनीतिक दल प्रणाली या राजनीतिक दलों की बहुत से ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने इसकी निंदा की है, लेकिन इसकी निंदा या बुराई करने के बावजूद भी यह हर एक शासन व्यवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे रूसो ने कहा कि सामान्य इच्छा या सच्चा लोकमत ऐसे देश में व्यक्त नहीं हो सकता जहां राजनीतिक दल मौजूद हो। रूसो जिसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया वो राजनीतिक दल के सख्त खिलाफ था। इसी तरह एक अन्य विद्वान है कार्लाइल, वो तो कहते हैं कि राजनीतिक दल कुछ थोड़े से व्यक्तियों के लाभ के लिए या उनको लाभ प्राप्त हो सके इसके लिए अनेक लोगों का पागलपन है। यद्यपि विभिन्न आधारों पर और समय समय पर राजनीतिक दलों की निंदा की जाती रही है, लेकिन यदि हम व्यवहार में देखें तो सभी प्रकार की आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के निर्माण में और उनके संचालन में ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं। और यही कारण है कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स हैं उनमें भी और जो डिक्टेटरशिप्स हैं यानी सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, दोनों में ही राजनीतिक दल हमें देखने को मिलते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में राजनीतिक दल का जो महत्व है और उसकी आवश्यकता है उसको दल की भूमिका और उसके कार्यों के प्रकाश में ही हम बता सकते हैं। जहाँ तक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का संबंध है, राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक दलों की आवश्यकता और उसके महत्व के बारे में पर्याप्त विचार किया है। यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर इनका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को इन राजनीतिक दलों के बिना चला पाना मुश्किल है। एक राजनीतिक विचारक हैं लॉर्ड ब्राइस, वो कहते हैं कि राजनीतिक दल आवश्यक हैं और कोई भी स्वतंत्र देश ऐसा नहीं है या नहीं रहा है जिसमें वे नहीं रहे हों। कोई भी व्यक्ति आज तक यह नहीं बता सका कि लोकतंत्र शासन का संचालन उसके बिना कैसे हो सकता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि बहुत से लोगों ने इसकी आलोचनाएं की हैं, लेकिन इसका विकल्प कोई भी विद्वान नहीं दे पाया है कि हम ये मान लेते हैं कि चलो राजनीतिक दल के अंदर बुराई है, ये नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर ये न हो तो व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी ये वो कोई भी विद्वान नहीं बता पाया। तो ये बात जो है अपने आप में राजनीतिक दलों के महत्व को प्रकट करती है। अब एडमंड बर्ग ने कहा कि दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो या हो बुरे के लिए, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है, क्योंकि हम देखते हैं कि राजनीतिक दल की कुछ बुराइयां भी हमें देखने को मिलती हैं तो दूसरी तरफ कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। तो कहते हैं कि अच्छाई हो या बुराई हो, अधिकता किसी की भी रही हो शासन व्यवस्था में, लेकिन इनके बिना काम किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का चल नहीं सकता। वस्तुतः लोकतंत्र के संचालन में और उनकी रक्षा करने में राजनीतिक दलों का हमेशा विशिष्ट महत्व रहा है। राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित को व्यवस्थित करते हैं और तर्कपूर्ण रीति के रूप में प्रस्तुत करते आए हैं। उसके पक्ष में लोकमत का निर्माण भी राजनीतिक दल ही करते हैं। लोकतांत्रिक जो चुनाव प्रणाली है उसको यदि कोई मूर्त रूप देता है तो वो राजनीतिक दल ही है। शासन संचालन के साथ ही उसकी निरंकुशता यानी शासन व्यवस्था अगर किसी राजनीतिक दल को एक राजनीतिक दल को मिल गई तो अन्य राजनीतिक दल निरंतर ये प्रयास करते हैं कि वो निरंकुश ना हो जाए। लोकतांत्रिक जो स्वतंत्रताएं हैं, हमारे जो अधिकार हैं, मूल्य हैं, उनकी रक्षा भी राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है। ब्रिटिश विद्वान लास्की ने कहा कि राजनीतिक दल देश में जारशाही यानी कि अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा कवच है या सर्वोत्तम सुरक्षा के साधन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों का जो महत्व है वो प्रत्येक शासन व्यवस्था में है और राजनीतिक दलों की उपस्थिति भी प्रत्येक शासन व्यवस्था में हमें कम या अधिक देखने को मिलती है।
अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर हम किसे राजनीतिक दल कहें और किसी संगठन को या कैसे संगठन को हम राजनीतिक दल न कहें। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक दल जो है वो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं और शासन प्रणाली का एक अनिवार्य अंग है, और यही कारण है कि डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप दोनों ही राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल मौजूद हमें दिखाई देते हैं। साधारण अर्थों में यदि हम कहें तो राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा राजनीतिक संगठन होता है जिसमें विचारधारा यानी आइडियोलॉजी के आधार पर एकता पाई जाती है, और इसका जो उद्देश्य है वो शासन सत्ता पर अधिकार प्राप्त करके अपनी उस विचारधारा के अनुसार शासन कार्य का संचालन करना होता है। एक विद्वान है गिलक्राइस्ट, वो कहते हैं कि उसकी डेफिनेशन उन्होंने दी है, और वो कहते हैं कि एक राजनीतिक दल की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि यह नागरिकों के उस संगठित समूह को कहते हैं जो राजनीतिक रूप से एक विचार के हों और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके शासन पर नियंत्रण करना चाहते हो। तो ऐसा जो संगठन है वो राजनीतिक दल कहलाएगा। इसी तरह एक अन्य विद्वान लिकोक के अनुसार राजनीतिक दल, वो कहते हैं कि राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय नागरिकों के उस न्यूनाधिक संगठन से है या न्यूनाधिक संगठित समूह से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक प्रश्नों पर उनके विचार एक समान होते हैं और वे एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। तो इन कुछ परिभाषाओं के माध्यम से उन्होंने राजनीतिक दल को परिभाषित करने का प्रयास किया। बर्क यानी एडमंड बर्क ने कहा कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो किसी सिद्धांत के आधार पर, जिस पर कि वे एकमत हों, अपने सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा जनता के हित में कार्य करने के लिए एकता में बंधे हों। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक राजनीतिक दल हम किसे कहें। तो राजनीतिक दल के कुछ ऐसे आवश्यक तत्व हैं या लक्षण हैं जिसके आधार पर हम किसी संगठन को राजनीतिक दल कह सकते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर यदि हम ये पता लगाएं कि कोई भी संगठन राजनीतिक दल है अथवा नहीं, या यूँ कहें कि किसी संगठन के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए या लक्षण होने चाहिए जिसके आधार पर हम उस संगठन को राजनीतिक दल कहें, तो हमें इन परिभाषाओं से ये पता लगता है कि उस संगठन के अंदर यदि 5 बातें या 5 लक्षण विद्यमान हैं तो हम उस संगठन को राजनीतिक दल की श्रेणी में रख सकते हैं। नंबर 1, दल के सदस्यों के अंदर संगठन होना चाहिए। यानी किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण की पहली शर्त ये होती है कि जो दल है उस दल के सदस्य आपस में संगठित हों, एकमत हों। जब तक सार्वजनिक प्रश्नों के विषय में एक सा मत रखने वाले नागरिक संगठित नहीं होंगे तब तक उनको राजनीतिक दल की संज्ञा हम नहीं दे सकते। बिना संगठन के उन लोगों में न तो अनुशासन ही होगा और न उनमें किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक होकर कार्य करने की उनके अंदर किसी तरह की कोई भावना होगी। तो ये पहला इसका लक्षण है कि दल के सदस्यों में संगठन होना चाहिए। इसी तरह नंबर 2, दल के सदस्य जो है अपने कार्यक्रम के विषय में एकमत हो, यानी उन्हें पता हो कि उनका कार्यक्रम क्या है और उसके विषय में वो एकमत हो। तो उसके निर्माण के लिए यानी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि दल का कोई निश्चित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम के विषय में उस दल के सदस्य एकमत भी होने चाहिए। यदि किसी दल के सदस्यों के अंदर मुख्य सिद्धांतों और कार्यक्रम के विषय में मतभेद होगा तो वे एक दूसरे का विरोध करेंगे और ना ही उनमें एकता होगी और न वे परस्पर सहयोग कर पाएंगे। इसलिए यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि एक राजनीतिक दल के सदस्यों में मोटे रूप से विचारों में और साथ ही सिद्धांतों में एक रूपता, एक समानता पाई जाए। इसी तरह दल के सदस्य, तीसरी जो इसका लक्षण है वो ये है कि दल के सदस्य शांतिपूर्वक और संवैधानिक साधनों के द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में विश्वास रखते हों। अर्थात एक संगठन के सदस्य अनुचित, असंवैधानिक, अवैध और हिंसापूर्ण साधनों के अंदर विश्वास न रखते हों। वे अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए वे पूर्ण संवैधानिक साधनों का या साधनों का प्रयोग करने के लिए प्रस्तुत हों। कोई भी निश्चय जो बहुमत से हुआ हो उसका वे सम्मान करते हों और इसके लिए वो तैयार हों। इसके अतिरिक्त गुप्त षड्यंत्र, धोखाधड़ी, मारकाट, क्रांति, ऐसे जो अलोकतांत्रिक तरीके हैं उनका प्रयोग करने वालों को हम राजनीतिक दल का निर्माण
ऐसे संगठन से कभी नहीं हो सकता। इसी तरह किसी भी संगठन की जो है चौथी विशेषता जिसके आधार पर राजनीतिक दल बनता है वो ये है कि शासन पर नियंत्रण करने की इच्छा उनमें होनी चाहिए। यदि किसी संगठन में ऐसी इच्छा नहीं है कि वो शासन पर नियंत्रण करेगा और केवल समाज सेवा के लिए वो कार्य कर रहा है, तो संगठन एक समाज सेवी संगठन हो सकता है, लेकिन हम उसे राजनीतिक दल संगठन या राजनीतिक दल नहीं कह सकते। ये ज़रूरी है कि दल निर्वाचनों में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त करके देश में अपनी सरकार बनाने और उस प्रकार प्राप्त जो शासन है या शक्ति है उसको प्राप्त करने की वो इच्छा रखे। शासन से बाहर रह के कोई भी दल अपने सिद्धांत या कार्यक्रम को देश की जनता पर लागू नहीं कर सकता है। इसी तरह एक अन्य जो लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण है जो पांचवा, वो ये है कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील हो। और राजनीतिक दल के निर्माण के अंदर ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी विशेष व्यक्ति, वंश, जाति या धर्म के लोगों के हितों की वृद्धि न होकर के बल्कि वो संपूर्ण राष्ट्र की भलाई का विचार करे। यदि किसी दल का उद्देश्य संकुचित व्यक्तिगत हित या कुछ थोड़े से लोगों का हित साधन करना हो तो उस दल को हम राजनीतिक दल नहीं कह सकते। ऐसा दल कोई हित समूह जरूर हो सकता है, लेकिन वो राजनीतिक दल कभी भी नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि केवल संगठन होना ही पर्याप्त नहीं है। कोई भी संगठन राजनीतिक दल तभी कहलाएगा जब उस दल के सदस्यों में संगठन हो, साथ ही कार्यक्रम के विषय में वो एकमत हों, शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते हों, शासन पर नियंत्रण की उनकी इच्छा हो और राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए वो